हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आज जो हम करेंगे पर्यावरण का अर्थ। आखिर पर्यावरण क्या है? पर्यावरण हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? क्या पर्यावरण के बिना हम जीवित रह सकते हैं? अगर जीवित नहीं रह सकते तो हम जो पर्यावरण को नष्ट करते चले जा रहे हैं तो इसका हमारा जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या पर्यावरण का प्रभाव सिर्फ जीव जंतु पे ही पड़ेगा, इंसानों पे नहीं पड़ेगा? तो इन सब बातों को जो है जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं पर्यावरण जो है प्रत्येक इंसान, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक जीव के लिए जो है बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट अपना स्थान रखता है। लेकिन फिर भी इंसान जो है पर्यावरण को जो है तहस नहस करते चला जा रहा है और कहते हैं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी भी मार रहा है। लेकिन पर्यावरण कई मायने में हर एक जीव जंतु को इम्पोर्टेंट रहता है। अब देखते हैं हमारा यहाँ पर जो पर्यावरण का अर्थ है, तो क्या है अर्थ? कहते हैं पर्यावरण को विभिन्न व्यक्तियों द्वारा तथा विषय के अनुसार भिन्न रूपों में एवं दृष्टिकोणों से देखा गया है। यानी इसमें कोई दो राय नहीं, पर्यावरण जो है विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों के अपने जो है देखने का अपना नजरिया है। यह बात निश्चित रूप से सही कही जाती है कि पर्यावरण एक संपूर्ण इकाई है जिसका संगठन भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक घटकों की जो निर्धारित क्रियाओं द्वारा ही संभव होती है तथा ये अनेक रूपों में व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से आपस में जुड़े हुए होते हैं। यानी देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं और इसी जुड़ाव की वजह से वो पर्यावरण में बने हुए भी हैं। अगर पर्यावरण उनको स्वीकार नहीं करता है तो वो जीवित रहना उनके लिए संभव नहीं है। कहते हैं भौतिक अगर घटक देखा जाए जैसे प्रकाश, भू संरचना, जल स्रोत, जलवायु, मिट्टी, चट्टान एवं खनिज, तो ये भौतिक घटक के अंतर्गत आता है जो पर्यावरण में मौजूद है। मानववास जो परिवर्तनशील स्वरूप इसके अवसरों के साथ साथ इसकी सीमाओं का भी निर्धारण करता है। कहते हैं जैविक घटक जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव तथा मानव, ये सारे के सारे जो होते हैं जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। जैव मंडल की संरचना करते हैं, यानी जैव मंडल देखा जाए तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव और मानव द्वारा संरचना बनाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है पर्यावरण की सबसे मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अगर ये पर्यावरण से अगर नष्ट कर दिए गए तो इंसान भाई नष्ट हो जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो जैविक घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव और मानव आते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये जो है पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण घटक में से माना जाता है। जैव मंडल की संरचना करते हैं और सांस्कृतिक घटक जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये सारे के सारे जो होते हैं सांस्कृतिक घटक होते हैं। कहते हैं अगर बात यहाँ पर हम करें तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके समक्ष आया है। इसमें भौतिक घटक याद रखना दोस्तों कि प्रकाश, भू संरचना, जल स्रोत, जलवायु, मिट्टी, चट्टान एवं खनिज के अंतर्गत आता है। अगर जैविक घटक हम देखें तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव और मानव आ जाता है। अगर बात करें सांस्कृतिक घटक के तो इसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो है मूलभूत आते हैं। तो ये तीनों के तीनों घटक जो है पर्यावरण की संरचना करने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मौलिक रूप से मानव निर्मित लक्षण जो सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है, यानी मानव निर्मित जो होते हैं आर्टिफिशियल, जो पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान भी पहुंचाते हैं। देखा जाए तो पर्यावरण शब्द अंग्रेजी शब्द जो है इन्वायरमेंट का ही हिंदी रूपांतरण है। इसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरन से हुआ है जिसका अर्थ होता है परिवेश या आसपास अथवा चारों ओर से। यानी पर्यावरण का मतलब ही हुआ हमारे सराउंडिंग, यानी ओवर सराउंडिंग जो भी जीव जंतु होते हैं वो पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। उसके पश्चात हमारा अगला टॉपिक जो है पर्यावरण के प्रकार। अब देखिए सबसे पहली बात तो हमने उसी घटक की बात कर लिया, तो अब जो है पर्यावरण के प्रकार के विषय में जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा कि पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं। कहते हैं पर्यावरण भौतिक और जैविक अवधारणा है जिसके बारे में अभी चर्चा भी हमने किया था, ठीक है, जिसमें पृथ्वी के दोनों घटक सजीव तथा निर्जीव शामिल होते हैं। अंत मूलभूत संरचनाओं के आधार पर पर्यावरण के दो मुख्य जो है भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला तो यहाँ बताया गया है कि भौतिक अथवा निर्जीव वातावरण, यानी निर्जीव होते हैं जो जीवित नहीं होते हैं। एक होते हैं जैविक जो सजीव वातावरण कहलाते हैं, यानी उस सजीव के अंतर्गत आता है जो जीवित होते हैं। कहते हैं अगर भौतिक लक्ष्य तथा अवस्था के अनुसार निर्जीव अथवा भौतिक वातावरण को पुण्य 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इसमें सबसे पहले जो आता है स्थल मंडल जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, उसके बाद आता है जल मंडल जो हम जल स्रोत कहते हैं, और वायुमंडल जो गैस होता है। यानी अगर देखा जाए तो भौतिक या निर्जीव वातावरण के अंतर्गत जो पर्यावरण का महत्वपूर्ण भाग है इसको 3 घटक के रूप में जो है बांटा गया है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, क्योंकि इन्हीं से जो है पृथ्वी का जो है संरचना तैयार हुआ है।
उसके पश्चात हमारे समक्ष मानव तथा पर्यावरण के क्या संबंध हो सकते हैं, यानी मानव तथा पर्यावरण में क्या संबंध रहता है। कहते हैं मानव तथा पर्यावरण के बीच के संबंधों के अध्ययन सदैव सबका ध्यान आकर्षित किया है। मानव तथा पर्यावरण के बीच के संबंध ने मानव समाज की विकास को अत्यंत प्रभावित भी किया है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सभी जीवों में मनुष्य सबसे कुशल और सभ्य है। अंततः यहाँ मनुष्य की निम्नलिखित 3 पहलुओं का उल्लेख करना सार्थक होगा, क्योंकि आपको पता ही कि मनुष्य सबसे ऊपर है और मनुष्य ने जो है काफ़ी बुद्धि होती है और हर बात के लिए वो कार्य कुशल में सफल होता है। इसीलिए जो है मनुष्य जो है पर्यावरण के लिए जो है मुख्य रूप माना जा सकता है। कहते हैं अगर 3 बात देखें तो भौतिक मानव जैविक समुदाय का अंग होता है तथा इसी प्रकार इसे अन्य जैविक जन समुदाय की तरह ही भौतिक पर्यावरण के मूलभूत तत्व जैसे हवा, पानी, भोजन तथा आवास आदि की आवश्यकता सदैव बनी रहती है तथा यह अपशिष्टों को जो है पारिस्थितिक तंत्र में विसर्जित करता है, यानी जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसको जो है पारिस्थितिक तंत्र में विसर्जित कर दिया जाता है, जो कि पहले पॉइंट के अंतर्गत आता है। उसके पश्चात दूसरा है सामाजिक मानव, ठीक है, यानी सामाजिक मानव समाज संस्थाओं की स्थापना करता है, यानी सामाजिक मानव जो होता है समाज संस्थाओं की स्थापना करता है और सामाजिक संगठनों की संरचना भी करता है तथा अपने अस्तित्व, हित एवं कल्याण की रक्षा के लिए कानून तथा नीतियां बनाता है, जिससे समाज में जो है सुचारू रूप से जिया जा सके। कहते हैं आर्थिक मानव भौतिक तथा जैविक वातावरण से संसाधनों का कौशल तथा तकनीकी के द्वारा उत्पन्न करता है तथा इसका उपयोग कर भी करता है। कहते हैं ऐतिहासिक काल से आधुनिक काल तक मानव तथा पर्यावरण के बीच जो बदलते संबंधों को निम्नलिखित जो है 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो कहते हैं जो इंसानों में जो बदलाव हुई है उसको कई रूपों में विभक्त किया गया है और कहते हैं मानव और पर्यावरण के बीच जो बदलते संबंध हुए हैं इसके 4 कालखंडों में जो यहाँ पर है विभक्त करने की कोशिश किया गया है। कहते हैं पहला शिकार तथा भोजन संग्रह है, जो कि स्टार्टिंग स्टेज कहा जा सकता है। उसके बाद दूसरे स्टेज में पशुपालन तथा ग्राम्य जीवन है। उसके बाद तीसरा स्टेज में जो है बागवानी तथा खेतबाड़ी कृषि के अंतर्गत आता है और चौथा जो हम आज तकनीकी जो कहते हैं समय काल में है, जैसे विज्ञान तकनीकी और औद्योगिकरण में है, तो आज चौथी बातों को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी यहाँ पर जो है मनुष्य की तीनों अवस्थाओं को जो है सुचारू रूप से दिखाने की कोशिश किया गया है कि पहले शिकार और भोजन संग्रह करना ही मनुष्य का दायित्व था, लेकिन उसके बाद जब ये सब हो गया तो वो पशुपालन करके ग्राम जीवन अपना व्यतीत करने लगा। लेकिन जब ये भी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई तो वो बागवानी, खेतबाड़ी और कृषि करने लग गया। उसके बाद ये भी खत्म हो गया तो आज जो है मनुष्य सबसे ऊपर आ गया है, विज्ञान तकनीकी और औद्योगिकरण के जो है अंतर्गत आने लगा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला पॉइंट के अंतर्गत यही बात आता है कि शिकारी तथा भोजन संग्रह काल। कहते हैं ये काल अगर हम देखें तो ये अवधि घोर आदिम जो है मानव से संबंधित था, यानी घोर आदिम मानव था, जहाँ पर वह कहते हैं आदि मानव कह सकते हो, जब वह मुख्य रूप से प्राकृतिक पर्यावरण का एक हिस्सा था तथा क्रियात्मक रूप से वह एक जैविक मानव तथा भौतिक मानव था, क्योंकि उसकी मूलभूत आवश्यकताएं भोजन तथा आवास तक ही सीमित थी। यानी इस समय जो है व्यक्तियों को, मानव को किसी प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ वो 2 ही चीज़ को मूलभूत आवश्यकता थे, एक भोजन थे, एक आवास थे, और जो दोनों के दोनों जो है पर्यावरण में ही उनको प्राप्त हो जाती थी, यानी इनको अधिक कष्ट करने की जरूरत नहीं होती थी। मानव तथा पर्यावरण के बीच अत्यंत मैत्रीपूर्ण संबंध था। मनुष्य जो है खाना व दोष यानी ब्राह्मणशील का जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके बाद हुए कि चरणों में उसने शिकार करना सीखा। आग की खोज जो कि संयोगात्मक खोज थी, क्योंकि आग की खोज जो हुई वो अचानक हुई, इसके विषय में किसी को भी नॉलेज नहीं था, यानी संयोगवश जो कहा जा सकता है कि आग की खोज हुई ने मनुष्य का जो है जानवरों के मांस को खाने से पहले आग पर पकाना सिखा दिया। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आग की खोज तथा साथ ही औजार तथा शस्त्रों की खोज ने मनुष्य को इस योग्य बना दिया कि वह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपने हितों में कर सके। कुछ लोग ये भी निष्कर्ष निकालते हैं कि आग वह सर्वप्रथम पारिस्थितिकी साधन था जिसका उपयोग मनुष्य ने पर्यावरण को अपने हित में उपयोग करने के लिए किया। इसमें कोई दो राय नहीं। आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि आदिम लोग हुआ करते थे, वो कहते हैं जानवरों के जो है मार के कच्चा ही खा जाया करते थे, लेकिन आग की खोज से उनको काफ़ी सुविधाएं मिल गई और उन्होंने जो है भोजन को पका के खाना शुरू भी कर दिया। उसके पश्चात उन्होंने जो है ईंट पत्थरों के औजार बनाना सीख लिया, जिसकी वजह से वो शिकारी बन गए। तो ये जो था स्टार्टिंग स्टेज था जहाँ पर मनुष्य ने जो है अपनी मूलभूत आवश्यकता पूरा करने के लिए पूरी तरह से जो है पर्यावरण पर ही
जो है निर्भर थे। उसके पश्चात था दूसरा स्टेज जहां पशुपालन तथा ग्रास जीवन काल। कहते हैं समय के साथ आदिम मानव ने अपने लाभ के लिए पशुपालना करना सीख लिया, यानी पशुपालना सीखना उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। आरंभ में उन्होंने सामान्यतः दूध देने वाले गाय बैल जानवरों की मांस प्राप्त के लिए पालतू बनाया गया, यानी देखा जाए तो दूध के लिए उन्होंने गाय को जो है अपना पालतू बना लिया और बैल और जानवरों को जो है मांस प्राप्त करने के लिए पालतू बनाया गया तथा धीरे धीरे पालतू जानवरों की संख्या झुंड बढ़ती गई। कहते हैं पूर्व के मानवों में पशु पालन द्वारा ही समूह अथवा समुदाय की उत्पत्ति हुई होगी, जिससे मानव अपनी तथा पशुधन की जंगली जानवरों की रक्षा कर सके। परंतु अभी भी वह खानाबदोश जीवन की भी व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें स्वयं के लिए पानी भोजन तथा पशुओं के लिए चारा आदि के लिए एक स्थान से स्थान तक जो है विचरण करना ही पड़ता था। यानी कहा जाए तो ये पूरी तरह से जो है खानाबदोश हुआ करते थे, क्योंकि वो एक जगह रह के अपना जीवन यापन नहीं करते थे, यानी घुमंतरू टाइप थे। तो ये बात जो था उनका पशुपालन ने बहुत काफ़ी जो है उनकी जीवन शैली को सुधार के रख दिया था। उसके पश्चात था बागवानी तथा कृषि काल। कहते हैं भोजन के लिए बाग स्थिति बागवानी आरंभ करने का व्यवस्था ने मानव के पशुपालन कौशल तथा प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र के जैव घटकों के नियंत्रण करने की क्षमता को एक प्राथमिकता दी। बागवानी तथा पेड़ पौधे लगाने के साथ ही जो है पुरातन कृषि प्रणाली प्रारंभ हुई तथा खानाबदोश यानी भ्रमणशील जो है मानवों ने स्थायी व्यवस्थित जीवन आरंभ कर दिया। खाद्य फसलों की खेती के फलस्वरूप सामाजिक समूह संगठनों की रचना हुई। अब मानव ने जल तथा जो है उपजाऊ भूमि की उपलब्धता के कारण नदी घाटियों में स्थिति के रूप में रहना आरंभ कर दिया। यानी देखा जाए तो बागवानी ने उनके काफ़ी मानने में उनका जीवन को जो है काफ़ी बदल भी दिया, क्योंकि पहले वो घूम घूम के अपना जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन अब जो है मानव ने जल तथा उपजाऊ भूमि की उपलब्धता के कारण नदी घाटों में स्थायी रूप से रहना आरंभ कर दिया, जिसे हम नदी घाटी सभ्यता भी कहा गया। यानी इन्हीं कारणों से इनको जो है नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनको पता था कि नदी के किनारे जो है उनके हर तरह की व्यवस्था जो है पूरा हो भी जाती है। कहते हैं आज के समय में भी अगर कहते हैं अगर आपको शहर ढूंढना है, अगर आप कहीं भटक गए हो तो नदी के किनारे आप चलते जाइए, आपको कोई ना कोई शहर जरूर मिल जाएगा। यानी क्योंकि आप देखोगे कि कोई भी शहर जो है नदी किनारे ही बसा हुआ होता है। इसका कारण साफ है कि नदी से हमें कई प्रकार की जो है आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। इससे हमें पानी तो प्राप्त होती है, हमें सी फूड भी मिल जाती है और कृषि करने के लिए पानी की उपलब्धता भी मिल जाती है और पीने के लिए अपना घरेलू कार्य करने के लिए। तो इसलिए जो है आज जहाँ भी देखोगे जीवन जो है नदियों किनारे ही बसा हुआ है, इसलिए उनको जो है नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। यहीं से मानव द्वारा अपने आसपास के प्राकृतिक वातावरण के संसाधनों को उन्नत खेती द्वारा परिवर्तन करना आरंभ हुआ, जिसके फलस्वरूप मानव आबादी में धीरे धीरे वृद्धि शुरू हुई। इसके परिणाम स्वरूप ज़्यादा से ज़्यादा कृषि योग्य भूमि प्राप्त करने के लिए जंगलों की कटाई होने लग गई। समय के साथ मनुष्य ने गृह निर्माण कर नगरों तथा शहरों की स्थापना कर सड़क तथा पुल बनाकर अपने स्वयं की जो है संस्कृति वातावरण की रचना किया। यानी जैसे जैसे इंसानों के अंदर बुद्धि बढ़ती चली गई वैसे वैसे इंसानों ने अपने परिवेश को बदल लिया। कहते हैं पहले गृह का निर्माण करवाया गया, फिर शहरों की निर्माण हुई, फिर नगरों, यानी हर तरह के जो है उनके लिए व्यवस्था किया। इवन कि सड़क पुल बनाकर भी अपनी जो है वातावरण को लिए कार्य करने के लिए उन्होंने अपना रूप रंग दिया। उसके पश्चात चौथी पॉइंट देखें तो इसमें यही साफ शब्दों में बताया गया है कि विज्ञान तकनीकी और औद्योगिकरण काल, यानी 19वीं शताब्दी के अंत में औद्योगिक क्रांति के विकास तथा विज्ञान के प्रादुर्भाव और प्रकृत तकनीकों के विकास के परिणाम स्वरूप मानव एवं उनके प्राकृतिक वातावरण के बीच मैत्री संबंध में कटुता बढ़ी। कहते हैं प्राकृतिक पर्यावरण पर आधुनिक तकनीक का प्रभाव अत्यंत जटिल एवं विवादशय था। अंततः उन्नत प्रौद्योगिक और तथा वैज्ञानिक तकनीकों के कारण प्राकृतिक वातावरण का जो है असंतुलित दोहन आरंभ हो गया, जिसके कारण अधिकांशतः पर्यावरण की ही वह समस्या उत्पन्न हुई जो इन दिनों दिखाई पड़ती है। यानी कहते हैं धीरे धीरे इंसानों ने अपने आप को जो संतुलित तो कर लिया, लेकिन प्राकृतिक पर्यावरण जो था असंतुलित हो गया, जिसका हम खमियाजा आज जो है भोग ही रहे हैं। आदि मानव काल से लेकर आज तक मानव ने प्राकृतिक उपासना विभिन्न रूपों में की है। पेड़ पौधे जानवर नदियाँ पर्वत आदि का, यानी उपासना इन्होंने हर एक रूप में किया है, चाहे आदि मानव काल था जो है आज के जो है सभ्य मानव हो। प्राकृतिक उपासना अनेक समुदाय में अत्यंत पवित्र माना जाता है
और अनेकों ऐसे समुदाय हैं जिनमें प्रकृति के प्रति असीम आदर है। भारत में राजस्थान के बिश्नोई ऐसे समुदाय में से एक है। भारतीय परंपराओं में प्रकृति एवं मनुष्य जीवन संभरण तंत्र के अभिन्न अंग माना गया है। कहते हैं हवा, पानी, भूमि, वनस्पति तथा प्राणी समूह में ये पांचों परस्पर संबंधित तथा जो है अणु मिश्रित भी है।